Hello everyone, warm good morning to all of you. Myself Rehabam Sengel, and you all are welcome to online classes for social science. I hope you have gone through the video that we had yesterday. That was just the introduction to the chapter. और कल हमने जो देखा था वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, एक पृष्ठभूमि था जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हम विशेष करके हम पैराग्राफ वाइज जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ और इसके इंसिडेंट्स क्या क्या हैं और आखिरी में उसका परिणाम क्या हुआ। सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक इनटू हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड। वी आर जस्ट गोइंग टू लुक इनटू पैराग्राफ वाइज, and first of all we read the text and we are going to understand in detail the French Revolution and its in other incidents. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. और 14 जुलाई 1789 को, जैसे पहले वाले जो वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को, 14 जुलाई 1789 को और पहला इंसिडेंट हुआ था जो फ्रांसीसी क्रांति है। और उस दिन विशेष करके पेरिस जो शहर है और वो एक खतरे में था और राजा ने अपने ट्रूप्स को, अपने सेनाओं को उस शहर में भेजा और ऐसा अफवाह फैल गया कि लोगों को ऐसा लगा कि राजा अपने आर्मीज़ को भेजा है सिटीज़ में और वो सब लोगों को ख़त्म कर देंगे, उनको मार देंगे, उनको नाश कर देंगे। और करीब आगे वाला जो लाइन बता रहा है, सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. और करीब 7,000 महिलाएं और पुरुष और एकजुट हुए एक टाउन हॉल में, और विशेष करके वो लोग भी एक ऐसा ग्रुप फॉर्म कर लिया और वो लोग हथियार के तलाश में अलग अलग सरकार के जो बिल्डिंग्स है, राजा के अंडर में जो बिल्डिंग्स थे, वहाँ पर वो लोग हथियारों को ढूंढने लगे ताकि हथियार को लेकर वो राजा के सेनाओं को मार सके। एंड फाइनली a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they had hoped to find hoarded ammunition. और एक बहुत ही बड़ी झुंड, 100 से ज़्यादा संख्या में जो लोग थे और बहुत बड़ी एक झुंड है, वो पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे शहर के, पेरिस शहर के। और फिर वहाँ पर बेस्टाइल एक पैलेस था और वहाँ पर विशेष करके उन कैदियों को भी रखा जाता था जो राजा के खिलाफ बोलते थे। तो ये सारे लोग जो एक बहुत बड़ा समूह बन गया और ये लोग उस शहर के बेस्टाइल जो पैलेस है और उसके ओर आगे बढ़ने लगे। वहाँ पर सैनिक भी रहते थे और साथ ही साथ उन लोगों को भी रखते थे जो लोग राजा के खिलाफ पहले बोला हो। और उधर गए और वो लोग सोचा कि वहाँ पर उनको हथियार मिलेगा। एंड इन दी आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, और इसके बाद जो हथियार के साथ लड़ाई हुई लोगों का और राजा के सैनिकों का, द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। और वहाँ पर जो कमांडर था और वो कमांडर को मार दिया गया और फिर जो वहाँ पर कैदी लोग थे और उनको छोड़ दिया गया। दो दे वर ओनली 7 ऑफ देम, और सिर्फ 7 ही कैदी थे वहाँ पर और उनको छोड़ दिया गया। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल। और ये जो बेस्टिल है और ये पैलेस और ये सब लोगों का एक नफ़रत का कारण था। और इसीलिए था, जैसे आगे की लाइन ये बता रही है, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि ये एक चिन्ह था, एक सिंबल था राजा के अत्याचारी शासन का, अपने मनमानी करने का। क्योंकि राजा के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो उसको कैद कर देता था और कैद करके वो रखता था बेस्टाइल में। तो ये एक सिंबल था कि राजा अपने मनमानी करता था और लोगों के ऊपर अत्याचार करता था, इसका एक वो चिन्ह था। सो द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वेर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और उसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ दिया गया उस पैलेस को, और उसके जो टुकड़े बने उस टुकड़े को मार्केट में बेचा गया। और मार्केट से लेकर बहुत सारे लोग उस टुकड़ों को ले जाके घर पे भी रखते थे। और उसका ये कारण है, टुकड़ा मतलब वो एक चिन्ह था, वो चिन्ह कि राजा हमारे ऊपर अत्याचारी तौर पे अत्याचार करता था, हमारे ऊपर अत्याचारी शासन जो राजा का था और वो शासन करता था, इसीलिए वो लोग उस टुकड़ों को घर पे रखते थे एक स्मारक के तौर पे, एक चिन्ह के तौर पे।
और उसके आगे के पैराग्राफ में जैसे हम पढ़ते हैं, द डेज दैट फॉलोड सो मोर रियोटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड, और आने वाले समय में पेरिस में भी और फिर जो शहर के बाहर और दोनों जगह में, शहर के अलग अलग प्रांतों में और कोलाहल होने लगा, दंगे होने लगे। मोस्ट पीपल वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, और ज़्यादातर जो लोग थे वो लोग विशेष करके विद्रोह करने लगे क्योंकि वहाँ पर भोजन की कीमत भी बढ़ गई थे। मच लेटर, और बहुत सालों के बाद, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the King of France। और बहुत सालों बाद जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं और वो लोग बताते हैं 1789 के 14 जुलाई में जो घटना हुई, और बहुत सारे घटनाओं का एक घटना था वो, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे ऐसे घटनाएं हुई और परिणाम के तौर पे आखिरी में राजा को वहाँ के लोगों ने मार दिया। दो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, और ज़्यादातर लोग उस समय में, हालांकि वो लोग विद्रोह किया राजा के खिलाफ और वो लोग क्रांति जरूर किया, लेकिन उनकी इच्छा राजा को मारने का नहीं था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गया कि उनको राजा को बाद में मारना पड़ा। नाउ हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, तो ये सब क्यों हुआ? तो ये पहला इंसिडेंट है जहाँ फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। सो दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट वेयर फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, दैट इज़ ऑन 14 जुलाई 1789। सो हाउ दिस हैपन एंड व्हाई दिस हैपन, और इसके संबंध में हम अगले वाले जो टॉपिक में चलते हैं। अगले वाला टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो इस प्रकार का जो घटना शुरुआत में हुआ और ये बाद में जाके राजा के मौत का कारण भी बना, और ये सब कुछ कैसे हुआ वो समझने के लिए हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आएगा। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में, जैसे कल हम इसके पृष्ठभूमि या तो इंट्रोडक्शन के जो क्लास हम कल ले रहे थे और उसमें हमने बताए थे कि वहाँ पर समाज, या तो फ्रांस के जो समाज है, आई मीन द पीपल, वहाँ के लोग किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में भाग किए गए थे, और इस टॉपिक में विशेष करके हम वही पढ़ते हैं। सो इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। और लुइस 16, और ये लुइस वहाँ का टाइटल है, और उसकी 16वां नंबर पे जो है बर्बन फैमिली का राजा, ये उनके डायनास्टी का नाम है। 1774 में वहाँ का राजा बना। वो सिर्फ 20 साल का था जब वो राजा बना, और उन्होंने ऑस्ट्रिया के जो प्रिंसेस है मैरी एंटोनेट और उससे शादी की। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, लेकिन जैसे ही वो राजा बने और उनको देखा कि राजकोष बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं। ये सब कैसे हुआ, क्यों खाली हुआ? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फिनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। इसका एक कारण था, बहुत समय से फ्रांस जंग लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, और इसके कारण और उनके राजकोष में बिल्कुल पैसा नहीं था, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वो इसीलिए क्योंकि लड़ाई के लिए बहुत सारे हथियार चाहिए, सेना चाहिए, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के घोड़े चाहिए उसमें, और उस समय में और बाकी तोप, ये सारी चीज़ें चाहिए, और सबके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे बहुत खर्च हुए थे। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल्स। और जहाँ पे राजा रहते थे और वो जो पैलेस है, और वहाँ पर भी बहुत खर्चा होता था। वहाँ सब लोगों को रखना, सेनाओं को रखना, और एक राजमहल को राजमहल के तौर पे सजा के रखना, ये सारे खर्चीला है। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और वहाँ के राजा, फ्रांस के राजा को लड़ाई का बहुत शौक था, यहाँ तक कि फ्रांस के राजा ने जब यूएसए के 13 ऐसा कॉलोनी ब्रिटेन के अंडर में थे, उनको भी वहाँ से छुड़ाने में उन्होंने लड़ाई में मदद की, और उसमें भी काफ़ी खर्च हुए। सो द वॉर एडेड मोर देन ए बिलियन लीवर टू डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। लीवर वहाँ का एक करेंसी था और उस समय का, और पहले से ऑलरेडी 1 बिलियन लीवर उनका उधार था, लेकिन वो फिर 2 बिलियन लीवर तक हो गया। एंड lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans,
So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. और जिन लोगों ने फ्रांस को उधार दिया था, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हो सकते हैं बाहर के, दूसरे देश के, और जिन्होंने उनको उधार दिया था, और वो लोग उनके ऊपर 10% ब्याज लगाने लगे, तो इनके 10% उनको ब्याज देना पड़ा। तो फ्रांस में जो इनकम नहीं था, लेकिन ये 10% उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था, और ये उनके लिए बहुत भारी था। एंड टू मीट इट्स regular expenses such as the cost maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. तो राजमहल को संभालना, सरकार के ऑफिसेस को चलाना, और जो विद्यालय महाविद्यालयों को चलाना, और ये सारे कार्य चलाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। राजा को कहाँ से मिलेगा? और ये सारे पैसों का इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने क्या किया? फ्रांस में टैक्स बढ़ा दिया। और जैसे कल हमने डिस्कस किया था, वहाँ टैक्स सिर्फ पे करते थे थर्ड स्टेट के लोग, कॉमन पीपल, और बाकी क्लर्जी और नोबेलिटी जो लोग थे, लोग टैक्स पे नहीं करते थे। सो येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, यहाँ तक कि टैक्स बढ़ाने के बाद भी ये जो पैसा इतना ज़रूरत है उनको, ये सारे उनके लिए पर्याप्त नहीं हुआ। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes, जैसा कि मैंने पहले बताया, और वहाँ पर सिर्फ जो थर्ड स्टेट के लोग हैं और वही लोग सिर्फ टैक्स पे करते थे। तो अलग अलग प्रकार के कारण विशेष करके हमने इस पैराग्राफ में देखा। और सबसे पहली बात हमने देखा वहाँ पर जो राजमहल है, इतना बड़ा राजमहल, और उसको संभालने के लिए पैसे चाहिए। और फिर जिस प्रिंसेस से शादी किया था फ्रांस के राजा ने, वो बहुत एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत खर्चीली थी वो। और फिर जिन लोगों से फ्रांस के राजा ने उधार लिया था, और वो उधार के लिए वो लोग 10% और ब्याज उस पर लगाए। और इसके अलावा हम देखते हैं सरकार की अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं, महाविद्यालय हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं, और कोर्ट हैं, और जो सेना है, और इनको चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। तो ये अलग अलग कारण हैं जिसकी वजह से वहाँ खर्चा और बढ़ गया और वहाँ के राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रांस के संबंध में। फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर टुडे इज़ ओनली फॉर दिस मच, वी स्टडी ओनली दिस मच, एंड in the second class we are going to look into the second para. So for that, okay, all of you have a nice day. Thank you.